नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिया में। आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सो लेट गो स्टार्ट। मोहम्मद गोरी। भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी की गिनती महानतम शासकों में होती है। मोहम्मद गोरी एक निर्भीक और साहसी अफगानी योद्धा था, जिसने गजनी साम्राज्य के अधीन गोर नामक राज्य पर अपना सिक्का चलाया था। वही भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का श्रेय भी मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। मोहम्मद गोरी का पराजित विजेता अच्छा सैन्य संचालक भी था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनवी और फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी ने क्रूरता के साथ भारत में लूटपाट की और आक्रमण किया। हालांकि गोरी का मकसद भारत में मुस्लिम राज्य को प्रस्थापित करना था, इसलिए मोहम्मद गोरी ने पूरी योजना के साथ साल 1189 में से लेकर 1186 तक के बीच में पंजाब पर पहला आधिपत्य जमाया और फिर 1179 में सियालकोट को भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद अफगान शासक मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के जो युद्ध है वो बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्षेत्र में भटिंडा बरहिंद पर भी जबरदस्ती अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके चलते बाद में चौहान वंश के शासक एवं साहसी वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था। वही भारतीय इतिहास में दोनों योद्धाओं के बीच काफ़ी चर्चित है। जैसे बताइए कि इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, मोहम्मद गोरी का इतिहास हम जानते हैं। इनका पूरा नाम था सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इनको मुहिब-अद-दीन, मोहम्मद, शेबत-अद-दीन इन अन्य नामों से भी जाना जाता था। इनका जन्म 1149 ईस्वी में गोर अफगानिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 15 मार्च 1206 झेलम क्षेत्र पाकिस्तान में हुई थी। गौरी वंश की नींव और गजनी साम्राज्य की जिम्मेदारी। इतिहासकारों के मुताबिक 12वीं शताब्दी के बीच गौर वंश का उदय हुआ था। गौरी राजवंश की स्थापना गौरी के चाचा अलाउद्दीन जहांसोज ने की थी, जिसकी मौत के बाद पारिवारिक प्रथा के मुताबिक उसका पुत्र सैफुद्दीन गोरी ने राजपाट संभाला। वही अलाउद्दीन जहांसोज ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और उसके भाई गियासुद्दीन को कई सालों तक कैद कर रखा था, लेकिन सैफुद्दीन ने अपने शासनकाल में दोनों को आज़ाद कर दिया था। सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद गियासुद्दीन शासक बन गया। हालांकि फिर 1173 में ईस्वी मोहम्मद गोरी को गजनी साम्राज्य का अधीन और गौर साम्राज्य का शासक बनाया गया। शासक के रूप में मोहम्मद गोरी एक अफगान योद्धा था, जिसने अपने राज्य में कई तुर्क सेवादार रखे हुए थे, जिनको गोरी ने अच्छी सैन्य और प्रशासनिक शिक्षा भी दी थी, जिसकी वजह से गोरी अपनी गुलाम तुर्क सेना का भरोसा जीतने में सफल रहा। वहीं उसकी सेना में कई ऐसे सैनिक भी थे जो मोहम्मद गोरी के अपने प्राणों की आहुति देने को तक तैयार थे। मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिक की मदद से अफगानिस्तान के आसपास के राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया और बाद में उसने गजनी को अपना राजधानी बना ली। मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण, ये इस पर सवाल पूछते हैं। मोहम्मद गोरी एक कभी भी न हार मानने वाला विजेता था। वो कुशल अफगान सेनापति था, जिसका भारत पर आक्रमण कर भारत को जीतने का उद्देश्य मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनी के उद्देश्य से अलग था। मोहम्मद गोरी ने सिर्फ भारत पर लूटपाट कर भारत पर अपना सिक्का चलाना चाहता था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। इसलिए भारत इतिहास में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना गया है। क्या कहा इसमें कि भारत में इतिहास में जो तुर्क साम्राज्य है उसका संस्थापक जो है मोहम्मद गोरी को माना जाता है। भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले साल 1175 में मुल्तान पर हमला किया, जब वह सियामत को अपने मानने वाले करामत शासन कर रहे थे। हालांकि गोरी ने मुल्तान पर जीत हासिल की। इसके बाद पूरे भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के शासक ने गोरी के नापाक चाल को नाकाम कर उसे गुजरात से खदेड़ दिया। यह गोरी की पहली हार थी, जिसे सबक लेकर मोहम्मद गोरी ने भारत में अपने विजय अभियान के मार्ग में परिवर्तन कर पंजाब की तरफ भारत में अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर अधिकार करने का अपना सपना साकार करने के मकसद से साल 1179 से 1186 के बीच में पंजाब पर फतह हासिल की। वही जिस समय उसने पंजाब पर आक्रमण किया
जब पंजाब में मोहम्मद शासक जो है शासन संभाल रहे थे। इसी तरह गौरी ने उन्हें हराकर पंजाब पर भी कब्जा जमा लिया। इसके बाद उसने पेशावर, सियालकोट और फिर लाहौर और भटिंडा में जीत हासिल की। इस तरह मोहम्मद गौरी ने एक के बाद एक पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्रों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी की उत्तरी भारत में मैदानी भूभागों में आगे बढ़ने के लिए रास्ता जो साफ हो गया। लेकिन मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमा दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य से लगी हुई थी। इसलिए भारत पर अपना अधिकार जमाने के मकसद से आगे बढ़ने के लिए गौरी को महान पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मोल लेनी पड़ी। वही ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज के शत्रु राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए उकसाया था और वादा किया था कि गौरी इस युद्ध में मदद करेंगे। इसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के करीबी दोस्त महाकवि चंद्र बदाई के मुताबिक तराइन के दूसरे युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया और उन्हें अपने साथ गजनी ले गए। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्दवेदी बाण की अद्भुत कला से मोहम्मद गौरी के दरबार में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में गौरी को मार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बदाई भी मारे गए। जबकि अन्य इतिहासकारों के मुताबिक तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और गौरी ने उसे अजमेर में अपने अधीन रखकर शासन करवाया और पृथ्वीराज को मरवा दिया। उसकी कब्र को अफगानिस्तान में गड़वा दिया। फिलहाल इसके बाद मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद, जिसने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध में साथ दिया था, दोनों के बीच युद्ध हुआ। देखते हैं कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके खिलाफ। उनके बाद जो है गौरी ने राजा जयचंद के साथ भी युद्ध किया, ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने जयचंद की धोखेबाजी से गुस्सा कर उसे आक्रमण कर दिया। उन दोनों के बीच हुए युद्ध को चंद्रवार कहा गया। युद्ध जीतने के बाद गौरी अपने राज्य गजनी वापस लौट गया था। हालांकि इससे पहले उसने अपने एक काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। वही कुछ इतिहासकारों के मुताबिक साल 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नए गुलाम वंश की नींव डाली, जिसकी नींव पर दिल्ली सल्तनत और खिलजी, मुगल, लोधी, तुगलक, सैयद आदि राजवंशों की आधारशिला रखी गई थी। हालांकि गुलाम वंश के शासकों ने तो 1206 से 1290 तक शासन किया, लेकिन उनके शासन की नींव पर ही दिल्ली के तख्त पर अन्य विदेशी मुस्लिमों ने कई सालों तक राज किया, जो कि करीब 1707 ईस्वी तक औरंगजेब की मृत्यु तक चला। वहीं मोहम्मद गौरी ने अपने राज्य में विशेष प्रकार के सिक्के भी चलाए थे, जिनके एक तरफ कलमा खुदा रहता था, जबकि दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।